Next question, question number 13th. The range of voltmeter of resistance 300 ohm is 5 volt. The resistance to be connected to convert it into an ammeter of range 5 ampere is. हमने ऑलरेडी वोल्ट मीटर और एमीटर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट एनीवेज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कभी कभी ये दोनों चीजें आ जाती है, बट इट्स ओके, विल डू इट अगेन। हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस 300 ओम है। वोल्ट मीटर का मतलब गैल्वेनोमीटर है बेसिकली, और रेंज इज 5। तो इफ यू रिमेंबर, वोल्ट मीटर में क्या होता है कि यू हैव अ गैल्वेनोमीटर, देन यू हैव अ सीरीज रेजिस्टेंस RS। तो टोटल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज नथिंग बट 300 ओम। ओके, मैं इसको R बोल देता हूँ। सो R इज 300 टोटल रेजिस्टेंस। इसका जो रेंज है दैट इज 5 वोल्ट। तो करंट IG, तो आपको पता है कि जब दो कंपोनेंट्स सीरीज में होते हैं तो करंट थ्रू बोथ इज सेम। तो IG you will be able to find out with the help of Ohm's law. V is equal to IR, I is equal to V by R. V आपको 5 वोल्ट दिया है और R आपको 300 ओम दिया है, तो 1/60 एम्पियर आपको मिल जाएगा करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू एमीटर, तो यू शुड नो दैट टू कन्वर्ट दिस इनटू एमीटर आप हमेशा शंट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो। ओके, तो यू हैव टू कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन शंट। in shunt मतलब in parallel basically. So this is the scenario. पहले केस में ऐसा था, and then you want to convert it into ammeter, तो parallel में ही रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर A और C तो आएगा नहीं, क्योंकि you need to remember this. Then if you remember, क्योंकि ये शंट रजिस्टर और ये ऊपर का R रजिस्टर ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब होते हैं तो in that case potential drop is same. तो potential drop across shunt is equal to potential drop across resistor R. तो ये पता है आपको। by the way, अब यहाँ पे मैं IG नहीं लिख सकता, क्योंकि अब यहाँ पे टोटल करंट I है, उसमें से कुछ पार्ट IG यहाँ पे जाएगा, बचा हुआ IS यहाँ से आएगा। तो you should know this कि जब आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, then करंट भी स्प्लिट होगा, दो ब्रांचेस में जाएगा करंट, IG and IS. You know this is IS into S. This is IG into total resistance R. And obviously you know total current I is equal to IG plus IS. Okay, right? This is what you know. And हमको पता क्या है, हमको IG की वैल्यू पता है, क्योंकि IG की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है ऊपर, and we don't know what is IS. So what I can write down is 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 equal to I minus IG. IS is current through shunt. और हम do we know what is the total value of I? Yes, बोला है। क्या बोला है? The resistance to be connected to convert it into an ammeter of range 5 ampere. मतलब maximum current 5 ampere का हो सकता है, मतलब I की वैल्यू 5 ampere दी है। और IG तो आपने फाइंड किया ना अभी, you just have found out. So this is nothing but 300 minus 1 by 60. So 299 by 60 ampere. So this is what you have. This is what you have for current IS, right? तो डाल दो यहाँ पे वैल्यू। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, therefore from equation number 1 IS की वैल्यू 299 by 60, S तो फाइंड ही करना है, IG is 1 by 60, R 300 दिया ही है, राइट? तो हो गया, कैंसल। तो S is equal to 300 by 299, तो approximately 1 ohm in parallel, option number B. This is how you can find out. बहुत सिंपल सा केस था। तो पहले आपको क्या बोला है कि वोल्ट मीटर दिया है जिसका रेजिस्टेंस 300 ओम है, उसका वोल्टेज का रेंज है 5 वोल्ट, तो आपको करंट मिल जाएगा थ्रू वोल्ट मीटर, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर यू विल गेट, यू कैन फाइंड आउट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ओके, तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मिल जाएगा आपको। देन यू कनेक्ट पैरेलल रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू कनेक्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, नॉट इन सीरीज, इन पैरेलल। तो कनेक्ट कर लो पैरेलल में, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप्स आर इक्वल, तो पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एंड जस्ट सॉल्व इट फॉर
shunt resistor S. Done. Next question, 15th. So I am taking selected questions. Okay, a wire of fixed length is turned to form coil of 1 turn. It is again turned to form a coil of 3 turns. If in both cases same amount of current is passed, then the ratio of intensities of magnetic field produced at the center of the coil will be. So do you remember, पहला ही क्वेश्चन मैंने कल का लिया था, this one. तो कल ही मैंने ये आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 मेथड बताई थी मैंने इसकी. So you have to follow the steps over here. तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे कॉपी ही कर लेता हूँ उसको. Okay, and then just a minute. Okay, so ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस क्वेश्चन और जो हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है. सो ओनली वैल्यू इज चेंज्ड. सो लेट्स सी कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम. ओके, सो यू सी हियर, हमने कल ही ये क्वेश्चन किया था. हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ L है, उसको आपने पहले एक सिंगल टर्न दिया है, राइट. ओके, देन आपने उसको 2 टर्न्स दिए हैं. तो यू नो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, mu0 by 4 pi 2 pi I by r into n, where n are number of turns. ओके, इसका मतलब करंट जब कांस्टेंट है, 2 pi तो कांस्टेंट है, mu0 भी कांस्टेंट है, 4 pi भी कांस्टेंट है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन n by r, ratio of n by r. ओके, तो b1 by v2 is n1 by r1 into r2 by n2, तो n1 by n2 into r2 by r1. अब तो बात ऐसी है, you need to understand this. सेकेंड केस में सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 3 होने वाले हैं. तो टर्न नंबर 1, टर्न नंबर 2 एंड टर्न नंबर 3. यू हैव 1 टर्न, 2 टर्न एंड 3, ऐसा है वो. एंड दिस इज R2 एंड ऑब्वियसली R2 विल बी R1 by 3, क्योंकि लेंथ वायर का सेम था. पहले हमने वायर को 1 टर्न दिया, स्ट्रेट वायर को 1 टर्न दिया, रेडियस R1. 2 टर्न दिए, रेडियस R2 is R1 by 2. 3 टर्न दिए, रेडियस R2 is R1 by 3. 4 टर्न दिए, रेडियस R2 is R1 by 4. This is how you solve it. So obviously you know this. N1 है 1, N2 है 3 टर्न्स, R2 by R1 है 1 by 3, मतलब यह आ जाएगा 1 by 9. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 by 9 और यह आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ B1. और मैंने ट्रिक भी बताई थी कल आपको पहले एग्जांपल में. करना क्या है, B1 ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ कॉइल, जब 1 टर्न था तब. B2 ये फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ कॉइल, जब 1 से ज्यादा टर्न आपने कर दिए. तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको n स्क्वायर. तो n कितना है, 3 है, तो 3 स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स ऑफ B1. तो डायरेक्टली भी आपको मिल जाएगा. तो यू कैन एक्चुअली गेट दिस आंसर डायरेक्टली. तो ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक जो मैंने बना के दी है आपको, यू नीड टू नो दिस ट्रिक, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग इट इन 7 स्टेप्स एंड डूइंग इट orally, तो 9 टाइम्स. तो ऑप्शन नंबर ए. सो यू हैव ऑप्शन नंबर ए, 9 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. 2 infinite length wires carry current 8 ampere and 6 ampere respectively and placed along x and y axis. Magnetic field at point 00 d meter will be. Very good question. ऐसा है, I will be using 2 different colored wires just for the sake of understanding. तो what you have is, ये आपका एक वायर है जो along x axis है, infinite wire है definitely. Then you have another wire along y axis, something like this. Okay, वो भी infinite wire है.
इसमें जो करंट है, the current here is 6 ampere. So you have a 6 ampere current. This is y axis. इसमें जो करंट है that is 8 ampere. This is along x axis. और आपको magnetic field कहाँ निकालना है? Along z axis. You are supposed to find out magnetic field at a point along z axis. तो ये z axis है. So z axis. There is no current over here. वायर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये z एक्सिस है. जो पॉइंट है हमारा, लेट अस से पॉइंट P, इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स है 0 0 D, मतलब x0 y0 और z की वैल्यू D. तो मतलब पॉइंट P z एक्सिस पे है. आपको पता है ना, x की वैल्यू अगर आप ऐसा लिख रहे हो 1 0 0, मतलब पॉइंट हैज वैल्यू x इक्वल टू 1 एंड इट लाइज ऑन x एक्सिस. तो ये तो पता होना ही चाहिए आपको. तो ये पॉइंट यहाँ x एक्सिस पे आएगा. अगर आप लिख रहे हो 0 1 0, तो पॉइंट, ये पॉइंट y एक्सिस पे आएगा. अगर आप लिख रहे हो 0 0 1, तो ये पॉइंट z एक्सिस पे आएगा. तो आपको ये पता होना चाहिए. ओके, so what you're supposed to do is you're supposed to find out magnetic field due to these two current carrying wires, infinite current carrying wires at point P which is on the z axis. तो एक एक करके कर लेते हैं. मैं बोलता हूँ कि ये वायर नंबर 1 है. लेट अस से दिस इज वायर नंबर 1 and this is wire number 2. तो पहले हम लोग वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देख लेते हैं. डू यू रिमेम्बर मैग्नेटिक फील्ड due to a long straight wire at a distance a is given by, so magnetic field due to a long straight wire at a distance a, या फिर whatever you want to denote by, r भी बोल सकते हो, is given by B is equal to mu 0 by 4 pi 2I by r. ये फॉर्मूला है. मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें से करंट I फ्लो हो रहा है. मेरे पास एक पॉइंट है P जो है डिस्टेंस r पे. दिस पॉइंट P lies at a distance r and the magnetic field at that point P is given by this particular formula. तो ये आपको पता होना चाहिए. So this is what you should know. Okay, ये पता होना चाहिए. तो अगर आपको ऐसा पता है तो हम x एक्सिस मतलब वायर नंबर 1 से जो करंट पास हो रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं. तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड मैं प्रॉपरली लिख के दे रहा हूं सब यहाँ पे. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 is V1 mu 0 by 4 pi 2 into what is current 8 ampere upon distance. तो D है ना. x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? z कोऑर्डिनेट, दैट इज D. तो डिस्टेंस D है, तो ये पता होना चाहिए. और y एक्सिस से भी डिस्टेंस D है उसका, तो ऐसा डिस्टेंस है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है also to specify direction. डायरेक्शन बताना पड़ेगा आपको. यू कैन नॉट स्किप डायरेक्शन. राइट हैंड थंब रूल, आपको राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट कैरिंग कंडक्टर आपके राइट हैंड में लेना है. फिंगर्स को कर्ल करना है, थंब को आउटस्ट्रेच करना है. थंब अगर करंट का डायरेक्शन है तो कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. तो करंट का डायरेक्शन फॉर वायर नंबर 1, फॉर कंडक्टर नंबर 1, इट इज अलोंग x एक्सिस करंट. तो यू सी वेयर इज दिस कर्ल्ड फिंगर गोइंग. तो आपको ये समझना जरूरी है डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करोगे. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1. राइट हैंड थंब रूल, ये B1 का डायरेक्शन है. ओके, गुड. सिमिलरली magnetic field due to wire 2 is given by the magnetic field due to wire number 2 is given by करंट कितना है? 6 है, तो B2. ओके, वापस you have to specify direction. तो if you again apply right hand
थंब रूल, तो डायरेक्शन अभी आपको खुद को इमेजिन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ B2, दिस इज डायरेक्शन ऑफ B2, magnetic field due to second wire B2. What do we notice? B1 and B2 are at 90 degree. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, दो वेक्टर जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या करते हैं? You know, you should remember formulas. Therefore, net magnetic field at point P is, कैसे निकालते हो? बी नेट कैसे निकालते हो? जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये तो पता ही होना चाहिए अभी आपको, तो राइट, सो यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। और ये है आपका μ0/4 पाई। अभी मैं, इफ यू वांट, डू नॉट सिंप्लीफाई, 1 2 ऐसा कट मत करते बैठना इसको, क्यों नहीं समझेगा आगे। 16/d, और ये आपके पास है μ0/4 पाई 12/d, तो just put here, so B net is equal to under root of B1 square, मतलब μ0/4 पाई 16/d का स्क्वायर प्लस μ0/4 पाई 12/d का स्क्वायर। Okay, therefore you have B net is equal to μ0/4 पाई ब्रैकेट स्क्वायर दोनों में से कॉमन और 1/d स्क्वायर भी कॉमन, तो सिर्फ यहाँ बचेगा 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, राइट। तो यू विल हैव दिस एज μ0/4 पाई टेकन आउटसाइड, d टेकन आउटसाइड, स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लिया, अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 16 स्क्वायर 256 होता है, 12 स्क्वायर 144 होता है। ओके, so this is μ0/4 pi d under root of 400, that is 20, so μ0 into 20/4 pi d, 1 जा और 5 जा, तो ये आ जाएगा 5 μ0/pi d। ऐसा है क्या आंसर? लेट्स चेक। 5 μ0/pi d, option number D, so you have option number D, so this is how you are supposed to solve। मैं वापस बता देता हूँ। देखो करना क्या था, आपके पास दो लॉन्ग इनफिनाइट वायर थे, एक अलोंग एक्स एक्सिस एक अलोंग वाई एक्सिस, और एक पॉइंट है अलोंग जेड एक्सिस जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले हमने, बहुत सिंपल है, हमको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो वंस यू नो दिस फॉर्मूला you can simply find out magnetic field, but here it is important to specify directions as well। तो डायरेक्शन B1 का क्या है वो हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाल लिया। सिमिलरली जो सेकंड वायर है अलोंग वाई एक्सिस जिसमें 6 एम्पीयर का करंट है, उसमें उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया P पॉइंट पे और उसका डायरेक्शन में निकाल लिया। देन व्हाट वी नोटिस इज कि ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड्स है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमको रिजल्टेंट की बात करनी पड़ेगी। एंड टू वेक्टर्स व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ one vector square plus second vector, मतलब magnitude of vector square, तो under root of b1 square plus b2 square, फिर simplify करो, solve करो, that's it, you have your answer। So this is how you are supposed to solve this particular question, ऐसा solve करना है इसको। Next question, question number 17। अभी ये भी question जो है इस टाइप का not same but इस टाइप का question हमने कल लिया था, and repeat it। So a circular current carrying coil has a radius r. The distance from the center of the coil on the axis where the magnetic induction will be 1/8 of its value at the center of the coil। तो अगर आपको याद है या याद नहीं है तो मैंने कल एक फॉर्मूला आपको बना के दिया था, this one, this particular formula, ये this formula gives you ratio of magnetic field at center to that of axis। तो हमको as it is ये फॉर्मूला आज अप्लाई करना है, you have to apply this formula as it is। So what do you have is
you have the ratio of axis center to axis magnetic field where a was radius of loop. तो ऐसा है, हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस a है, इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है p एट अ डिस्टेंस ऑफ x. इस p पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज गिवन बाय b एक्सिस, इसके सेंटर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा o पॉइंट पे दैट इज गिवन बाय b सेंटर. ओके, तो वी ऑलरेडी नो बेसिक फॉर्मूलाज. मैं फॉर्मूला आज नहीं बताऊंगा क्योंकि कल हमने लिया है. इफ यू रिमेंबर, मैंने कल बताया था व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस एंड एट द सेंटर. तो कल हमारा हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन. बट जब दोनों का रेशियो ले लेते हो, व्हेन यू टेक रेशियो ऑफ magnetic field at center to that of axis, you get this particular formula, a square plus x square raised to 3/2 upon a cube, where a is radius. अब according to given question, a मतलब radius equal to r बोला है, और x क्या बोला है, the distance from the center of the coil on the axis where magnetic induction will be 1/8, मतलब x find करना है आपको. तो x आपको find करना है, लेकिन आपको बोला है distance from the center of coil where the magnetic induction will be 1/8 of its value at the center. मतलब b axis value of magnetic field at axis will be 1/8 of center value. मतलब ऐसा दिया है आपको. Therefore you already have been given b center to b axis as 8. So from equation number 1, 2 and 3. So therefore from 1, 2 and 3, b center by b axis ये 8 है. a की वैल्यू आपने डालनी है r square plus x square raised to 3/2 upon a cube, मतलब r cube. ओके, अब ये r cube है तो मैं इसको सीधा अंदर लेके जा सकता हूँ. तो I can write this as r square plus x square by r, है ना, क्योंकि क्यूब है तो मैं इसको अंदर लेके गया. तो इट्स अप टू यू कि आपको कैसे सॉल्व करना है. आई मीन डेफिनेटली इट्स ऑल अप टू यू. अगर ऐसा ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज ऑफ कोर्स, तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको 8r cube इक्वल टू r square plus x square raised to 3/2 taking cube root on both sides. तो दोनों साइड्स पे आप क्यूब रूट लोगे, मतलब रेज टू 1/3 कर दोगे, है ना. तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, एट का क्यूब रूट टू आर क्यूब का क्यूब रूट आर, और यहाँ पे आएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का हाफ. फिर आप स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड पे, तो 4r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, मतलब आपको मिल जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर, मतलब आपको मिल जाएगा x इक्वल टू √3r. तो ऐसा ऑप्शन था क्या, √3r, ऑप्शन नंबर बी. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व. सिंपल क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड टू नो फॉर्मूलाज, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two particles of equal charges after being accelerated through the same potential difference enter a uniform transverse magnetic field and describe circular path of radius r1 and r2. The ratio of their respective masses is. तो मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको अभी बता देता हूँ. ऐसा है, you need to remember, दो पार्टिकल है जिसमें इक्वल चार्ज है, उसको सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाया गया है. वो एक्सेलरेट होने के बाद लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था. ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल. तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड था, उसमें चार्ज पार्टिकल जैसे ही एंटर करेगा, ओके, तो चार्ज पार्टिकल जैसे ही एंटर करेगा तो इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन.
क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड पाथ को कर्व करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का रोल होता है टू मेक द चार्ज पार्टिकल अंडरगो सर्कुलर मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। और एक्सेलरेशन कहाँ से हुआ? एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर कट मेंशन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने, पोटेंशियल डिफरेंस ने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया। मतलब यू शुड नो दैट kinetic energy gained by particles is due to force due to electric field. So it is because of, I mean, you should know this, that Q into V, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। You should remember, नहीं याद है तो बता देता हूँ मैं आज, but you should know this. जब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन को रख देते हो तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स गेनिंग काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज गिवन बाय E into V, मतलब Q into V, चार्ज into पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही लिखा है मैंने। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर Q into V। रिमेंबर, on the right hand side you have potential difference and on the left hand side you have velocity। नहीं तो what I have seen students doing is वो इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी है, राइट हैंड साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए। तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2q कैपिटल V अपॉन कैपिटल M। तो आपको मिल जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, राइट? So you have this, let's say equation number 1। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। और कर्वेचर मतलब सर्कुलर पाथ देने का काम कौन कर रहा है? सर्कुलर पाथ देने का काम मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। तो सिमिलरली यू कैन से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स to perform circular motion is given by force due to magnetic field, force due to magnetic field, right? What is centripetal force? mv square by r। what is force due to magnetic field? पता होना चाहिए ये। You should know this, this is magnetic field into charge into speed। ये और ये कैंसल, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में स्पीड्स था। ओके, राइट? तो यू शुड नो दिस। देयरफॉर you will have B into Q is equal to mv by capital R, but V from equation number 1 is under root of, ये जो टर्म लिखा है मैंने यहाँ पे, so this term, ये आ गया आपका V। ओके, अब क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। तो B स्क्वायर Q स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट का रूट हट जाएगा, ऐसा आ जाएगा। फिर you have to get rid of this from both sides। हमको क्या चाहिए? हमको रिलेशन बिटवीन मास एंड रेडियस चाहिए। क्यों? क्वेश्चन पढ़ो आप। Two particles of equal charges after being accelerated through same potential difference enter in a uniform transverse magnetic field and describe circular path of radii r1 and r2। The ratios of masses m1 and m2 is, तो मास का रेशियो आपको इन टर्म्स ऑफ रेडियस चाहिए, इसलिए so this is cancel out। So what you can say is, therefore you can say is r square is equal to mass m 2 into potential difference upon b square q। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, यस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यस। चार्ज सेम है, यस। बोला ना चार्जेस सेम है, यस।
सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, यस बोला है सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब therefore you can say r square is proportional to m, right? Therefore you can say m1 by m2 is r1 by r2 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। पता ये होना चाहिए आपको कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड एक्सीलरेट नहीं कर सकता, चार्ज पार्टिकल को हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट करवाता है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसके पाथ को सर्कुलर बना सकता है, दैट्स इट। ये दो बेसिक्स याद रखो क्योंकि ये हमेशा ही ऐसा होगा। अभी ऐसा कभी नहीं सुनोगे कि मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज को एक्सीलरेट कर दिया, नो, मैग्नेटिक फील्ड विल ओनली गिव सर्कुलर पाथ। एक्सीलरेशन का काम इलेक्ट्रिक फील्ड का है, पोटेंशियल डिफरेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a proton is accelerating on cyclotron having oscillating frequency of 11 megahertz, okay, in external magnetic field of 1 Tesla. If the radius of the Ds is 55 centimeter, then its kinetic energy is, मैंने अभी kinetic energy का इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, राइट? तो यही सारा थियरी यूज करके आप काइनेटिक एनर्जी का एक इक्वेशन बनाते हो, दैट टर्न्स आउट टू बी q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर by 2m. You use this theory only. You just apply this theory and you get, कैसे मैं बता देता हूँ, and it's okay that I should tell you. So just a minute, I will give you a hint, बाकी आप कर लोगे। अभी मैंने ये बताया आपको। So what I will do is mv square by r, ये ऐसा था, r को शिफ्ट कर दिया तो mv square इक्वल टू b q v r ऐसा आ गया। This is what you have, okay? Then what you can do is, यहाँ पे क्या कर सकते हो, हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया हाफ से मल्टीप्लाई, यस, ओके। तो नाउ दिस इज व्हाट यू गेट, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, यस, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 मास m d q v r into m। इसको सॉल्व करके, इसको सिंप्लीफाई करके you can end up getting kinetic energy as q square b square r square by twice m. So that is something you are supposed to do. You are supposed to find a way out. आपको खुद को करना है वो, you have to derive this. मैंने हिंट दे दिया है कि क्या यूज करना है, कैसे करना है, and then you have to do it by yourself. तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है हमारे पास। Do we know a proton? तो मास ऑफ प्रोटॉन पता है, यस दिया हुआ है, ओके, is accelerating on a cyclotron having oscillating frequency of 11 megahertz in external magnetic field. Magnetic field पता है हमको, B की वैल्यू यस पता है, M पता है, B पता है, Q पता है ना, दिया है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन दिया है, R पता है, R भी पता है, तो सब तो पता ही है हम लोगों को, जो पुट वैल्यूज एंड सॉल्व। तो Q स्क्वायर मतलब E स्क्वायर 1.6 into 10 power minus 19 का स्क्वायर, B की वैल्यू 1 टेस्ला का स्क्वायर 1 ही आएगा, R की वैल्यू 55 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया, स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा, ओके। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं ये 1.6 के स्क्वायर को 1.6 into 1.6 लिख लेता हूँ फॉर सम रीजन, into 10 power minus 38। 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, पहले तो
25 लिख लो, 5 पहला डिजिट जो होता है ना 5, उसका अगला नंबर 6, 5 into 6 30, तो 3025 इज स्क्वायर ऑफ 55। मैं वापस बता देता हूँ, अगर मुझे 45 का स्क्वायर लिखना है, एनी नंबर एंडिंग विथ 5 अगर उसका स्क्वायर लिखना है, तो पहले तो 5 का स्क्वायर लिख लो, फिर जो पहला डिजिट है 4, उसका अगला नंबर क्या है 5, 4 into 5 कितना 20, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट स्क्वायर। 35 का स्क्वायर निकालना होगा, तो 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 उसका नंबर 4, 3 into 4 12, 65 का निकालना होगा, तो 6 into 7 42 25, ऐसा निकालते हो आप स्क्वायर्स ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। तो स्क्वायर्स ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5 कैसा करते हैं वो पता होना चाहिए। 10 power -4 अपॉन 2 into 1.6 into 10 power -27। 1.67 को मैं 1.6 लेके एक और एक कैंसिल कर सकता हूँ ऑब्वियसली। 1.6 by 2, 1.6 by 2 is 0.8, 0.8 into 3025 into ये बाकी सारे 10 power -38 -4 -42 plus 27, तो ये सब सॉल्व करो, यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल। तो मैं फाइनल कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस what you will get is, मैंने करके रखा है तो you should do it by yourself, so you will get 23.19 into 10 power -13 जूल। ये जूल में है, आपको आंसर ईवी में MEV में पूछा है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो जूल टू जूल से ईवी में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड बाय चार्ज करते हो, यू डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो दिस is what you get, 14.49 into 10 power 6 EV, तो 14.49 MeV ऐसा मिलेगा, है क्या 14.49, 14.49 नहीं है तो 14.19 और 89 है। जस्ट अ मिनट, आई विल डू इट ऑन कैलकुलेटर, तो कहीं तो मेरा कैलकुलेशन शायद गलत हुआ, तो लेट मी जस्ट डू इट। सो 14 नहीं, 23.12, 23.19 in reality, 23.19 divided by 1.6, 14.49 ही आ रहा है आंसर, तो या तो यहाँ पे फिर मिसप्रिंट होगा, तो देयर इज अ मिसप्रिंट लुक्स लाइक, तो 14.19 की जगह पे 14.49 ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर में मिसप्रिंट है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना इट्स नॉट अ बिग डील। फॉर्मूला q square b square r square by 2m is kinetic energy of an electron when it is inside a cyclotron. The kinetic energy of electron inside a cyclotron is q square b square r square by twice m। बस इतना पता होना चाहिए, बाकी तो वैल्यूज दी है आपको, पुट वैल्यूज एंड सॉल्व। फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपके। यू कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चन इफ यू डोंट नो। Next question. A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 75 ampere in north to south direction. Magnitude and direction of field at a point 3 meter east of the wire is. तो पहले तो आप डायरेक्शन एसोसिएट कर दो। You know, this is east, this is west, this is north and south. तो a long straight wire in a horizontal plane, हाँ ठीक है, horizontal plane क्यों बोला है, क्योंकि नॉर्मली देखो बात ऐसी है, कंफ्यूजन क्या होता है जब मैं पेपर पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऐसा है कि नॉर्थ साउथ हमको वर्टिकल दिखता है, लेकिन डायरेक्शंस क्या हम पेपर पे लेते हैं क्या, डायरेक्शंस तो हम ग्राउंड पे लेते हैं ना। तो बेसिकली इन रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट, इन रियलिटी व्हाट हैपेंस इज, ये आपके पास एक सरफेस है, more or less like this,
सरफेस है, आपका फ्लोर, घर का फ्लोर, ग्राउंड सरफेस है, उस पे आप लेते हो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे लेते हो? हाउ डू टेक डायरेक्शंस? यू से दिस इज साउथ टू नॉर्थ, यू से दिस इज over here is west to east. So direction at the time, what do you do is directions, this is east, this is west, this is north, this is south. Okay, और करंट जा रहा है north to south, है ना? Long straight wire in horizontal plane carries a current of 75 ampere in north to south. तो करंट ऐसा जा रहा है, it is going from north to south. Okay, आपको फाइंड करना है 3 मीटर ईस्ट पे, मतलब इस पॉइंट पी पे। तो डिस्टेंस आपको 3 मीटर दिया है, तो डिस्टेंस आर 3 मीटर दिया है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता है ना, यू नो द फॉर्मूला, यू ऑलरेडी नो कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज गिवन बाय μ0 अपॉन 4 पाई 2i by r। ये बताइए हमको, दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो। तो वैल्यू तो मिल जाएगी हमको, μ0 by 4 पाई 10⁻⁻7 होता है, 2 इंटू करंट 75 दिया है, डिस्टेंस 3 मीटर दिया है, 1 जा 15 जा सॉरी 25 जा, 25 इंटू 2 इज 50 इंटू 10⁻⁻7, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, hold the wire in your right hand so that and curl the fingers around the wire and outstretch the thumb. If thumb gives direction of current, curl fingers direction of field. तो ऐसा कर लो, ऐसा किया मतलब नॉर्थ टू साउथ करंट है, तो नॉर्थ टू साउथ अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इट इज ऑलवेज कर्लिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कर्ल होता है, मतलब ईस्ट पॉइंट के लिए अगर हमारा पॉइंट पी ईस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड हियर विल बी गोइंग अप। अगर वेस्ट में होता तो इट विल बी गोइंग डाउन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आता है ना, इट इज अराउंड कर्ल्ड फिंगर्स, तो इट इज अराउंड कर्ल्ड फिंगर्स, करेक्ट। तो अगर पॉइंट ईस्ट में लिया है हमने, ईस्ट में लिया है क्या? यस, तो इट इज गोइंग अप, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला अप, ऑप्शन नंबर सी। अगर यही पॉइंट वेस्ट में लेते तो ऑप्शन नंबर बी आता। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। यू आर सपोज टू नो, यू मस्ट नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालते हैं? यू शुड नो दिस, पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the magnitude of torque experienced by a square coil of side 12 centimeter which consists of 25 turns, okay, good, and carries a current of 10 ampere suspended vertically, and the normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.9 Tesla is। देखो ऐसा है, आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, सॉरी स्क्वायर कॉइल है, you have a square coil of 25 turns, something like this। ये एक टर्न हो गया स्क्वायर कॉइल का, ऐसे 25 टर्न्स है कॉइल में। So the coil consists of 25 such turns। मैं सिर्फ आपकी इमेजिनेशन के लिए आपको सब करके बता रहा हूँ, otherwise it is not required for me to do everything like this।
तो ऐसा कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है जिसमें 25 टर्न्स है, 25 टर्न्स है, इसमें से एक करंट जा रहा है and the value of current entering this coil, let us say, is 10 ampere. 10 ampere का करंट यहाँ से जा रहा है, okay, right? और side of this square coil is 12 centimeter, whatever it is. यहाँ से वो करंट वापस बाहर भी निकलेगा, that is okay. तो इनपुट एंड आउटपुट तो होना चाहिए ना, अंदर डालना है करंट बाहर निकालना है, that is okay. Now आगे क्या बोला है? The normal to the plane of coil. Where is normal to the plane of coil? Normal to the plane of coil मतलब ये यहाँ पे आएगा. This is normal to the plane of coil. ये normal to the plane of coil है. Makes an angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field. तो आपके पास एक uniform horizontal magnetic field है, something like this. ये uniform horizontal magnetic field है. So this is uniform horizontal magnetic field. Okay, so this is direction of magnetic field. This angle is 30 degrees. Okay, और field का value है 0.9 टेस्ला. तो what is a torque? अभी आपको सिर्फ पता ही होना चाहिए कि टॉर्क का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल है, ये डायग्राम भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी. आई जस्ट कैन टेल यू. हाँ, हमने देखा था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल. गैल्वेनोमीटर में भी देखा था. इट इज N number of turns, I current into area of the coil into B, which is magnetic field, into sin theta. अभी हमको सब तो पता ही है, तो डायग्राम की क्या जरूरत थी हमको, लेकिन ठीक है, it is just for your imagination. Number of turns 25, current is 10, area of the coil is 12 into 12, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो area of square is 12 into 12, सेंटीमीटर into सेंटीमीटर, मीटर मतलब 10 पावर -4, तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ. वैल्यू ऑफ B, तो value of magnetic field is 0.9 टेस्ला, मतलब 9 into 10 power -1 टेस्ला into sin 30 into sin of 30, that is half. हाँ, तो कर लेते हैं इसको. 25, ये 10 और ये 10 गया. 12 into 12 is 144 into 10 power -4 into 9 into sin 30 is half. Is half. Okay, so this is something that you should know. Okay, ऐसा है. तो now करो सॉल्व इसको. This is 1 जा, this is 72 जा. Okay, now 72 into 25 कैसे करोगे? 72 into 25 कैसे करते हो? 72 into 10 is 720 into 10 is 720 into 5 is 360, है ना? तो 72 into 10, 72 into 10, 72 into 5, और सबको ऐड करूंगा तो 72 into 25 मिल जाएगा मुझे. तो दिस इज, ये तो आपका आ गया 144 और आगे 0, 1440, उसमें 360 ऐड करो. व्हाट इज सो बिग डील ओवर हियर? उसमें 360 ऐड करो. 0 0 1800 आ गया. ये 1800, तो ये आ गया आपका 1800 into 9, 1800 into 9 into 10 power -4, मतलब 18 into 9 into 10 power -2. What is 18 into 9? 180 में से 18 माइनस कर दो, कितना आ गया? 162 है क्या? 162 है ऑप्शन में 1.6, तो ये आपको मिल जाएगा 162 into 10 power -2, मतलब 1.62 न्यूटन मीटर है क्या? ऑप्शन नंबर ए. यस, खत्म आंसर. फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट. ऑल यू नीड टू नो इज फॉर्मूला. वो डायग्राम की जरूरत नहीं थी, मैंने ऐसे ड्रॉ करके बता दिया आपको. ओके, सो दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे. We will take more questions on this
chapter in the next session, that is tomorrow. We'll stop here for today.